चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड स्लाइड पे जाते हैं, स्नैप ले लीजिए आप लोग तो बेटर रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार से, आप लोग रीड कीजिए, क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन में जो यूजफुल मटेरियल उसका भी निकालना, और एक आर्ट ही होता है दैट इज द, अगर जो भी आप, थोड़ा सा बैक कीजिए ना। अच्छा बैक कर लूँ, चलिए ठीक, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ अब। चलिए, इन द सर्किट शोन इन द बिलो द एमीटर रीड, यानी कि एमीटर रीड 0.1 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीड 10 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 1 ओम एंड दैट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 500 ओम, हार्ड विल द वैल्यू ऑफ आर। जो एम्पियर वोल्ट मीटर मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे, दैट इज द एम्पियर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस मेथड ऑफ द रेजिस्टेंस भी, एक एम्पियर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस मेथड पढ़े थे। सेकंड वन इज द वोल्ट एम्पियर मेथड। तो देखिए जो हम लोग थ्योरी कर रहे थे दैट इज द आर ए आर बी समटाइम्स आ रहा था, तो हम लोग का ट्रेवल करता है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम लोग इजिली सोल्व करते हैं। ये हमारा जो एम्पियर एमीटर जो मेजर कर रहा है दैट इज द 0.1 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, ठीक। अब वोल्ट मीटर आपको जो मेजर कर रहा है दैट इज कितना कर रहा है, 110 वोल्ट कर रहा है, दे आर टू थिंग। तो वोल्ट मीटर आपको रेजिस्टेंस आर निकालना है, तो हम लोग जो आर एम मेजरमेंट करेंगे दैट इज जितना हमारा वोल्ट मीटर रीड कर रहा है दैट इज 10 वोल्ट, और उसका करंट जितना मीटर मेरा करंट रीड कर रहा है, दोनों को अगर रेशियो ले लेंगे तो हमारा आर मेजरमेंट निकल जाएगा, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज बता सकते हैं 100 ओम, जो कि आपको रेजिस्टेंस है क्रॉस दे में। ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से जो आर एम मेजर कर रहे हैं ये आपको पूरा दिख रहा है कि हाँ करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, टोटल दिख रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कि डेट इज द आर और इनर रेजिस्टेंस है वो कितना है, ठीक। तो आपको सेकंड वन आपको दे रखा है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, तो आप टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही लिख दें। तो डेट इज द एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको 500 ओम। सेकंड वन इज द आपको आर निकालना है, दैट इज द आर, ये आर आपको फाइंड आउट करना है। और इसके अक्रॉस का टोटल रेजिस्टेंस आप वोल्टेज एंड करंट का रेशियो निकाल के कितना ले चुके हैं, दैट इज द 100 ओम। तो आप निकाल सकते हैं कि दैट इज द दोनों पैरेलल में है, 500 ओम एंड आर ओम दोनों बहुत आर पैरेलल। जो वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट सर्किट जो हम लोग लिखते हैं वही लिखते हैं कि चलिए वोल्ट मीटर है आपका, इसके साथ में आपको दैट इज द सिंबल ऑफ द वोल्ट मीटर। पीएमसी मीटर एमीटर भी होता है, तो एमीटर मेरा सेम होता है, दैट इज द एमीटर करंट और सीरीज रेजिस्टेंस। तो इसको आप कह सकते हैं अगर सर्किट फॉर्म में लिखे दैट इज द एमीटर, ये आपको वोल्ट मीटर। तो जो आर एम जो मेजर कर रहे हैं आप वो फाइनली आप कर रहे हैं दैट इज द दोनों बहुत इन द पैरेलल, आर पैरेलल टू 500 ओम, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द एमीटर रेजिस्टेंस दैट इज द 1 ओम। वन हो आर एम इतना, इस ओनली वन वैल्यू वेरिएबल है और आर एम हमने फाइंड आउट कर दिया है, इसको इक्विवेलेंट टू 100 ओम। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर कितना होगा। हेलो, यस सर। हाँ तो इसको आप फाइंड आउट कीजिए, कोई एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए अब कर ले तो साथ साथ में कर लें तो बेटर है, और नहीं तो आप लोग बाद में कर लीजिए। दैट इज द आर इंटू 500 डिवाइडेड बाई आर प्लस 500 प्लस 1 ओम। 1 ओम यहाँ से आर ओनली वन वेरिएबल क्वांटिटी है, आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। इसको स्नैप लीजिए और साथ में कोई है कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं तो इजीली फाइंड आउट कीजिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रीड कीजिए, आप खुद से बनाइए तो बेटर रहेगा, मैं तो बना ही दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में किया जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन आप क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। देखिए मेरे को लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही, कल एक्सीडेंट कर गया हूँ मैं, तो हाथ में एक रिंग फिंगर होता है वो मेरा फ्रैक्चर हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, कोई बात। 1 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज द गैल्वेनोमीटर सेंस इन द पीएमएमसी। अगर डी एरोनोसेबल गैल्वेनोमीटर बोल रहा है या नॉर्मल गैल्वेनोमीटर बोल रहा है या मूविंग कॉइल बोल रहा है, कुछ भी इस प्रकार के टर्म यूज कर रहा है, दैट इज द मूविंग कॉइल, ओनली मूविंग कॉइल बोल रहा है, डी एरोनोसेबल गैल्वेनोमीटर बोल रहा है, ओनली गैल्वेनोमीटर बोल रहा है, पीएमएमसी बोल रहा है, दैट मीन्स ऑल इज द पीएमसी मीटर, ठीक। सबका पीएमसी मीटर का ही है।
समथिंग कुछ किसी किसी में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, बट ओके फाइनली हमारा पीएमसी का जो फाइनल कॉन्सेप्ट है और वर्किंग प्रिंसिपल है, फाइनल इक्वेशन आता है, सब सेम आता है। ठीक, तो जब भी इस प्रकार के टर्म यूज करें, ओनली गैल्वेनोमीटर, डी अर्नोसेबल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल और पीएमसी। पीएमसी मूविंग कॉइल इसलिए बोलते हैं हम लोग कि इसको जो फील्ड वाइंडिंग होता है स्टेशनरी होता है, और जो जिस प्रकार डीसी मोटर में हमारा आर्मेचर मूविंग कॉइल होता है, सेम वे में हम लोग पीएमसी में होता है, इसलिए हम लोग पीएमसी को एज ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर सिंपल मूविंग कॉइल ही बोले तो हम लोग पीएमसी समझना है, अगर मूविंग आयरन बोल दिया तो हम लोग का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट समझना है। ठीक, तो इसको आपको बोल रहा है 1 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 50 ओम, यानी 1 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है, जो आई फुल रीडिंग करने का आई में फुल स्केल जो रीडिंग करने का कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर का, दैट इज द 1 मिली एम्पेयर आप कह सकते हैं। ये आपको फुल कैपेसिटी दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा रीड नहीं कर सकता है। ठीक, सेकंड वन आई फुल स्केल कह सकते हैं, फुल स्केल रीडिंग जो भी है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 50 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज द इंटरनल यानी कि इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस, दैट इज द आरएम, यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसका रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है, या तो आर एमीटर इसको कर लीजिए, दैट इज नोट होके कोई रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, आर इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक, आपको बोला है इज टू बी कन्वर्टेड टू मेजर 5 एम्पियर करेंट फॉल विद द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। तो जो भी हमारा शंट रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, जो आरएसएस कनेक्ट करते हैं हमारा एमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए, अगर 5 एम्पियर जो आई 5 एम्पियर में रीड करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए आरएसएस का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल एमीटर का मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है दैट इज द आर एम, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस, दैट इज द आपको एमीटर होता है। ठीक, अगर मेरे को करंट है, इसको फुल स्केल करंट ही रीड कर रहा है इन द नॉर्मल वे कि हमारा कितना रन कर रहा है, 1 मिली एम्पियर रन कर रहा है, आपको इसको 5 अप टू 5 एम्पियर करंट रन करवाना है, तो इसको हम लोग कुछ करंट बाईपास करना कर पड़ता है कि एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू कनेक्ट कर देते हैं इन पैरेलल विद देयर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि रेजिस्टेंस हम लोग एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, इसके कारण कुछ रेजिस्टेंस करंट आईएसएस मेरे को इससे फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग ये आरएसएस फाइंड करना है। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो थ्रू कॉन्सेप्ट आप सिंपल सर्किट इक्वेशन निकाल कर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल आरएसएस का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इन द एमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए, दैट इज द आरएम डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। मालूम है ये सबको, ये हम लोग को मालूम है, आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस 1, वेयर एम इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज जितना आपको रेंज करंट मेजर करना है मैक्सिमम, दैट इज द आई मेजर जितना करना है, फुल स्केल करंट है दैट इज द आई एम, दोनों का रेशियो आप कर सकते हैं। चलिए, दैट इज आपको कितना है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, तो 1 क्रॉस 10 टू द पावर -3 ऊपर आप इसको क्रॉस कीजिए, तो दैट इज द 5000। तो आर एम इजकल टू, आर एम का वैल्यू कितना है, आर एम 50 ओम, 50 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 1 कितना आ रहा है बोलिएगा, जो भी आपको वैल्यू आएगा वो आपको आरएसएस वैल्यू होगा, नहीं तो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज आप निकाल लीजिए, 1 मिली एम्पियर का करंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना है 50 ओम, तो 1 मिली एम्पियर इंटू 50 ओम इजकल टू बाकी जो करंट बचेगा 5000 एम्पियर में से, यानी कि 1 मिली एम्पियर क्रॉस करने के बाद वो करंट इससे फ्लो करेगा और इसका वोल्टेज इसको वोल्टेज दोनों पैरेलल में इक्वल होगा, उससे भी आप आरएसएस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में आरएम आई मीटर के रूप में लिख देते हैं, तो हमारा इसका मतलब कि इस बस शॉर्ट टाइप की इसको सोचना है, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट है, नहीं कि उसके बाद सिंपल अगर इस प्रकार से आपको सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है मीटर का, तब इसको में अंडरस्टूड करना है कि हमारा एमीटर का एक रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, कि इस प्रकार से कोई रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर हम लोग मान लेंगे अब कुछ नहीं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस राइट डाउन कर ही दिया हूँ, दैट इज द आफ्टर दैट इज शॉर्ट सर्किट है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक, सिंपल आपको सर्किट इक्वेशन है, आप सोल्व कर सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं ने आंसर निकाला गया, हेलो कितना आ रहा है
0.01, तो आपको 0.01 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और हो सकता है, बट इसी प्रकार से रहेगा। उसको आपको एक टिक लगाना हो, मतलब कि ऑप्शन आपने दिया भी होगा लास्ट सम का मिड सम वगैरह, तो उसी प्रकार से करना है। ठीक, नेक्स्ट आपको स्लाइड पे चलते हैं। इसको आप रीड कीजिए, इसको खुद से बना सकते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन है, आपको ओवर वोल्ट मीटर है। आई होप एफ डी एंड सोवन मूवमेंट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 5। देखिए वोल्ट मीटर का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि वोल्ट मीटर जो है हमारा क्या बोलते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के कारण, एक मिनट देखिए, वोल्ट मीटर जो आपको कोई भी लोड के क्रॉस मेजर करना होता है, रेजिस्टेंस समझिए नहीं कि इंडक्टेंस समझिए इसको। वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखना पड़ता है, रखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस मेरा कम रहेगा तो हमारा करंट लोड से न जाकर लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो कर जाएगा और लार्ज करंट इसी से क्रॉस कर जाएगा। इसलिए और एमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए लो रखते हैं क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसको करंट मेजर करने के लिए। ठीक, और क्यों करंट मेजर करने के लिए सीरीज में क्यों करते हैं कि करंट फ्लो करता है और वोल्टेज होता है क्रॉस होता है, दैट इज द अदर थिंग। चलिए उस न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए ए 50 माइक्रो एम्पेयर बेसिक डी अनस्टेबल मूवमेंट विद द इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम यूज एज ए वोल्ट मीटर। ठीक, इसका जो आरएम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस दैट इज द 500 ओम, दैट इज द आरएम है जो 500 ओम आपको आ रखा है। ठीक, सेकंड वन इज टू बी यूज एज ए वोल्ट मीटर। द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रिगार्डिंग टू मेजर ए फुल स्केल वोल्टेज रेंज ऑफ द 0 to 5 वोल्ट, यानी कि इसका जो फुल स्केल करंट रीडिंग है ये वोल्ट मीटर का, दैट इज आई फुल स्केल करंट रीडिंग, आप कह सकते हैं फुल स्केल करंट रीडिंग दैट इज 50 माइक्रो एम्पेयर। तो हम लोग अगर फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे दैट इज ओके, फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो जो सीरीज इसमें रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता सकते हैं। वोल्ट मीटर की अगर रेंज एक्सटेंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं दैट इज आर एस सी बोलते हैं इसको। आर एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस सी जो सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वो क्या होता है, फॉर्मूला बता सकते हैं। अरे ऐसा थोड़ी चलता है सर। आर एस सी इजकल टू जो आर एम ऑफ द वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है इंटू M-1, वेयर एम इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द वोल्टेज। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर द भी मैक्सिमम जो रीड करना है, हमको 5 वोल्ट दे रखा है कि मैक्सिमम वोल्ट भी आपको रीड करना है, दैट इज द 5 वोल्ट, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा एम होता है दैट इज द एम इज इक्वल टू जितना मैक्सिमम रीड करना है और जितना मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द वोल्ट मीटर का रीडिंग कैपेसिटी है दैट इज द डेड वोल्ट। तो वी एम आपको क्वेश्चन रीड कीजिए, अभी आपको वी एम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम फुल स्केल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर नहीं दे रखा है। ठीक, तो वी एम आपको निकालना पड़ेगा इनडायरेक्ट वे में। और तो वी एम कैसे इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में, फुल स्केल रीडिंग दे रखा है जब 50 माइक्रो एम्पियर बेसिक डी अनस्टेबल, यानी कि जो फुल स्केल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर का करंट का रीडिंग है वो 50 माइक्रो एम्पियर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर एम इक्वल टू 500 ओम। तो इसका फुल जो इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, तो इसके अक्रॉस का वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर का अक्रॉस का जो वोल्टेज मैक्सिमम रीड करने का कैपेसिटी है, तो फुल स्केल करंट उसमें फ्लो कर रहा है, और फुल स्केल उसका रेजिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग आपको निकल जाएगा। तो दैट इज द वी एम इक्वल टू आप कह सकते हैं कि दैट इज द मैक्सिमम ऑफ द आई एम, या तो आई एम को ही आई फुल स्केल रीडिंग जो करंट का है वो क्रॉस द आर एम। चलिए, तो वी एम भी आपको मिल गया, वी भी मिल गया, वी 5 वोल्ट हो गया। यहाँ से वी एम आपको कुछ निकल जाएगा, दोनों का रेशियो लाइएगा, यहाँ पुट अप कीजिएगा तो आर एस सी का कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, मैं ज़्यादा डिटेल में क्लियर करूंगा। अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो बाई कन्वेंशनल वे कैसे करेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक, वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड को, दैट इज द ओके, और आपको रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड वन इज द वोल्ट मीटर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा जी नॉर्मल रीड करने का कैपेसिटी है वोल्ट मीटर का, दैट इज द जो भी आपको वी एम आएगा आई एम इंटू आर एम क्रस के कितना आ रहा है बोलिए, फाइंड आउट किए हैं तो बोलिए कितना आ रहा है।
ये आप लोग कैलकुलेटर ले मतलब कि लॉगिन करके बैठ गए हैं क्या जी कि आप करते रहो मैं कुछ नहीं करूँगा। हेलो। यस सर। तो कीजिए, और ऐसा नहीं होता है। मैं और भी जैसे आपने अपना सीनियर से पूछेगा, उन लोग किस प्रकार से क्लास करते हैं और बहुत अच्छा मेरे को लगता है उन लोगों को क्लास कराने में। मेरे को सोल्व करते हैं, जैसे पीएस पावर सिस्टम पढ़ा होगा, रिएक्टेंट डायग्राम वगैरह, उसमें नहीं कर सकता कैलकुलेशन हम लोग बढ़िया से, उन लोग ही करना पड़ता है। तो कितना आ रहा है इसको कैलकुलेटर में तो डाल के पुट कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अरे 500 ओम, एक मिनट, 500 ओम, सॉरी, व्हाट इज इट, तो लिखना बंद हो गया। एक मिनट, लिखाना बंद हो गया है मेरे को। अरे क्या हो गया, अभी क्या हो गया इसे। चलिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, व्हाट इज दिस। सेलेक्ट नहीं हो रहा है जी। रुकिए, कट मतलब कि इसको लिखिए, इसको मतलब कि दोबारा करना पड़ेगा मेरे को लगता है, क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। बस एक मिनट, देखिए सेव नहीं हुआ, जो अभी लिखा था हम लोग पूरा डिलीट हो गया हम लोग। चलिए अब जिसको देखते हैं, एक मिनट। चलिए RSC जो फाइंड आउट करना था, हम लोग कुछ कर रहे थे, डेट इज द RM इंटू M-1, यही क्वेश्चन था ना अपना, M-1 एम निकाल रहे थे, डेट इज द V डिवाइडेड बाई VM का वैल्यू आपको कितना आ रहा था, डेट इज द I मैक्सिमम 50 माइक्रो एम्पियर, I फुल स्केल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, डेट इज द 50 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ इंटू 500 ओम। जो भी आपको VM आएगा उसको रेशियो लिख लीजिएगा। RM आपको दिया हुआ है, डेट इज RM इजकल टू 500 ओम, ठीक। तो इसको आप पुट आउट कीजिएगा तो RSC आपको निकल जाएगा कोई वैल्यू। आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कन्वेंशनल वे में किस प्रकार से निकालना है, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसको आपको क्या करना है, डेट इज द सिंगल वे ओम रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का सिंपल सिंबल होता है, ये आपको दे रखा है 500 ओम। अब मैक्सिमम वोल्ट मीटर रीडिंग जो आपको आ रहा था, ये दोनों क्रॉस करके अभी तक किसी ने मल्टीप्लाई करके निकाला या नहीं निकाला, 25 मिली वोल्ट आई थिंक आ जाएगा, 30 मिली वोल्ट, ओके। तो इसका जो वोल्टेज मीटर रीडिंग करने का कैपेसिटी है, डेट इज अभी तक 25 मिली एम्पियर है, मिली वोल्ट है, ठीक, मिली वोल्ट है, डेट इज मिली वोल्ट। एक इंच, तो इसका रेंज एक्सटेंड करना है अप टू 5 वोल्ट, ऐसा हम लोग को करना है कि रेंज जो है रीड करे अप टू 5 वोल्ट रेंज रीड करे। तो हमको सिंपल एक सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, डेट इज RSC, ठीक। तो RSC आपने ऐड किया तो जो भी इसके क्रॉस फुल
स्केल करंट जो क्रॉस कर रहा है डेट इज हमारा 50 माइक्रो एम्पेयर, तो अभी भी 50 माइक्रो एम्पेयर ही मेरा क्रॉस करेगा, बट इसके क्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा डेट इज द प्लस माइनस वो आपको अब 5 वोल्ट हो गया है। तो ये दोनों का बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। दो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ से अप टू यहाँ तक का सर्किट का, तो मिल रहा है 25 वोल्ट मिल रहा है, और बाकी जो वोल्टेज जो बचा डेट इज कितना बचा 5 माइनस 25 मिली एम्पेयर, 5 वोल्ट माइनस 25 करोड़ 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट, सॉरी इतना वोल्टेज जो आपको बचा अक्रॉस द आर ए सी, आप कह सकते हैं कि डेट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस। करंट आपको मालूम है डेट इज द 50 माइक्रो एम्पियर, करंट आपको मालूम है कि फाइनल करंट कितना मूव कर रहा है मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, डेट इज द 50 माइक्रो एम्पियर। तो आप माइक्रो एम्पेयर तो आप तो फाइंड आउट कर सकते हैं डेट इज द भी, आप कह सकते हैं कि डेट इज द आई एस सी इजकल टू भी अक्रॉस द रेजिस्टेंस के भी आर एस सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको है वो, इसका करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है उसका रेशियो आप निकाल लीजिएगा, तो आई आर एस सी आपको फाइंड आउट हो जाएगा डेट इज द आर एस सी। तो दोनों में से भी किसी प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सर्किट इक्वेशन अपने लोग को आना चाहिए, और थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट है कि वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक, और वोल्ट मीटर को एक रेंज एक्सटेंड करने के लिए सीरीज में ऐड करते हैं, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ मैं। चलिए यस सर। अब इसको क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। A DC voltmeter with ripple is given by Vt is equal to 100 something something. Measurement of this voltmeter is Vt is made by moving coil and moving iron instrument. So the reading between V1 and V2. ये आपको वोल्टमीटर किसी भी वोल्टेज सोर्स है एक आपका, इसको आप अप्लाई करते हैं वन टाइप्स ऑफ PMC क्रॉस अप्लाई करते हैं कि PMC जो भी है आपको PMC डेट इज द PMC है, PMC मीटर है जिसको मूविंग कॉइल या PMC दोनों का हम लोग सेम ही है, डेट इज द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसका वोल्टेज है डेट इज द VT दे रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार से है कि 100 प्लस 10 साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन 3 ओमेगा टी इंटू वोल्ट। इस समय जो मेजर कर रहा है PMC, उस वोल्टेज को हम बोल रहे हैं कि V1 मेजर कर रहा है। सेकंड टाइम सेम वोल्टेज को V2 को ही अप्लाई किया है अक्रॉस द मैग्नेटिव मूविंग आयरन वोल्टमीटर, मूविंग आयरन वोल्टमीटर के अक्रॉस अप्लाई किया है। तो मूविंग आयरन वोल्टमीटर है जो वो आपको उसके अक्रॉस VT अप्लाई किया है, और उस समय जो आपको मूविंग आयरन वोल्टमीटर जो मेजर कर रहा है डेट इज द V2। तो V1 और V2 में दो डिफरेंस होगा, V2 माइनस V1, वो फाइंड आउट करना है। अब मेरे को पहले ये बताइएगा जो PMC मीटर है मेरे को RMS वैल्यू रीड करता है या एवरेज वैल्यू रीड करता है? अब मेरे को नाम लेना पड़ेगा, फिर नहीं बोलिएगा तो किसी का। PMC मीटर RMS वैल्यू रीड करता है या एवरेज वैल्यू रीड करता है? PMC ऑलवेज रीड द एवरेज वैल्यू। तो इसको एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जो भी इस VT का एवरेज वैल्यू रीड होगा वो एवरेज वैल्यू एज ए V1 होगा। तो V1 एज ए एवरेज वैल्यू रीड कर लेगा, जो भी VT अप्लाई किया उसका एवरेज वैल्यू होगा वो PMC मीटर शो करेगा। अब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपको RMS करता है या तो एवरेज करता है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा RMS वैल्यू रीड करता है, डेट इज द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉडी होता है I स्क्वायर इंटू DL अपॉन डी थीटा, DL अपॉन डी थीटा इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा RMS वैल्यू रीड करता है। तो VT का जो भी RMS वैल्यू आपका होगा तो वो RMS वैल्यू एज ए VT रीड करके देगा, V2 एज ए रीड करके देगा। तो V2 एंड V1 का न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये बताइएगा V1 का वैल्यू कितना होगा? अब बोलिए V1 का वैल्यू PMC मीटर मेरा एवरेज वैल्यू रीड करता है, तो VT इजकल टू आपको दे रखा है, डेट इज द VT इजकल टू लिख देता हूँ 100 प्लस 10 साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन 3 ओमेगा टी V1 डेट इज द PMC मीटर। PMC मीटर मेरा ओनली एवरेज वैल्यू रीड करता है। तो साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है बाबू? साइनोसाइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू आपको सिंपल 0 होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है डेट इज नॉट मैटर,
फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, सेकंड हाफ नेगेटिव, फाइनली साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज इसका एवरेज वैल्यू 0। तो ये ऑल्सो 5 sin 3 ओमेगा टी, इसका भी एवरेज वैल्यू 0, तो V1 ओनली जो रीड करेगा दैट इज द 100 ओम, तो V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट। सिमिलरली V2 मेरा जो है RMS वैल्यू रीड करता है, जो RMS वैल्यू, तो 100 का RMS वैल्यू दैट इज द एवरेज, दैट इज द 100 ऑल्सो। सेकंड वन इज द 10 sin ओमेगा टी, तो 10 sin ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू आप कह सकते हैं कि Vm/√2 होता है, और साइनोसाइडल फंक्शन का जो RMS होता है दैट इज द Vm डिवाइडेड बाई √2, तो इसका जो RMS वैल्यू होगा दैट इज आपको 10 डिवाइडेड बाई √2। सिमिलरली 5 sin 3 ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, RMS वैल्यू जो होता है दैट इज द Vm डिवाइडेड बाई √2, तब 5 डिवाइडेड बाई √2। अब जब RMS वैल्यू को टोटल ऐड करते हैं तो 1/1, तो दैट इज सिंपल ऐड करते हैं रूट ओवर द V1 RMS के स्क्वायर, V1 RMS 1 RMS वोल्टेज का स्क्वायर प्लस RMS 2 का स्क्वायर, RMS 2 का स्क्वायर, जितना भी वोल्टेज है अदर फ्रीक्वेंसी पे रहे, सेम फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। जैसे 10 sin ओमेगा टी है, सेकंड वन इज 10 cos ओमेगा टी है, तो उसको पहले सेम पे करना पड़ेगा, उसको बात करते हैं। बट यहाँ दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए आप कर सकते हैं V RMS, उसको मैं भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना के स्क्वायर, इन तीनों का कीजिएगा तो इजीली आपको V2 फाइंड हो जाएगा, और आपको निकालना है V2 माइनस V1, तो V2 और V1 का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, तो V2 माइनस V1 निकाल लीजिएगा। बताइए कितना आएगा आपको, इसको कैलकुलेट कीजिए। दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस आई थिंक दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2, 10 का स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट कीजिए और रूट लीजिए, कितना आ रहा है? 225 15/2 जितना भी आ रहा है रूट निकालने के बाद √2 सर, कितना? 15/√2। 15, ओनली 15? अरे RMS ये सिंपल लग रहा है कि 100 से हमें 100 से तो ज्यादा ही है ना बाबू, 100 का स्क्वायर करो तो 100 से तो ज्यादा ही होगा ना, 2 टर्म और ऐड कर रहे हो तुम। सॉरी 100 का स्क्वायर है सर, तो 3 को है ना, 10 का दैट इज अगर हमारा DC सिग्नल होता है उसका भी तो RMS वैल्यू बाबू जो होता है दैट इज द DC सिग्नल है, तो इसका RMS वैल्यू 100 वोल्ट और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होता है। RMS वैल्यू तो होता है ना, तो 100 से ज्यादा ही होगा, तो इसको आप फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस हम लोग का ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मीटर क्या रीड करता है, ठीक। इसी को अगर करता मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के जगह पे EDM टाइप इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप मीटर है, दैट इज ऑल्सो रीडिंग द RMS वैल्यू। ओके, तो उसको फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है आपका, चलिए यहाँ पे डिलीट करता हूँ, थोड़ा इसको कर दो डिलीट, क्या इसको कर देता हूँ मैं, कि ये जो आपको सेकंड वाला दे रखा है कि अगर VT मेरा इस प्रकार से दे रखा है, थोड़ा सा समझ लूंगा मैं। अगर चलिए VT आपको जो दे रखा है दैट इज द VT, आपको सपोज दे रखा होता है 10 प्लस 10 sin ओमेगा टी, सिमिलरली sin ओमेगा टी कुछ अदर मैग्नीट्यूड भी 20 sin ओमेगा टी, 20 sin ओमेगा टी सिंपल रहता है, तो 10 प्लस 20 30 sin ओमेगा टी, बट आपको कर देगा सपोज 20 cos ओमेगा टी, तो ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट भी RMS निकालोगे, तो ऐसे नहीं कर सकते कि चलो ये 10/√2 इसका हो गया, दैट इज द, ऊपर नहीं लिखवा रहा हूँ, तो 10 sin ओमेगा टी का RMS 10 डिवाइडेड बाई √2 हो गया, और 20 cos ओमेगा टी का आपका RMS 20 डिवाइडेड बाई √2 हो गया। इस तरह से यूज करके आप नहीं निकाल सकते हैं, इसके पहले आपको यूज करना पड़ेगा, इसको सेम दोनों को 1 क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है दोनों का सेम है, दैट इज ऑल्सो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑल्सो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो उसको पहले सेम फ्रीक्वेंसी पे करना पड़ेगा, मतलब सेम मतलब एक क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। जैसे A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी होता है, cos ओमेगा टी, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि A डिवाइडेड बाई √A² प्लस B स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस B डिवाइडेड बाई A² प्लस B स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, आपको √A² प्लस B² से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। दोनों टर्म में कोई अंतर है, डेट इज द मैथमेटिक्स टर्म है बाबू। हेलो।
अरे बहुत कम कर दे हैं। यस सर। इसको आप साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बोलते हैं आप लोग, इसको कोई भी टर्म आप ले लीजिए, डेट इज नॉट मैटर। साइन ओमेगा 1t ही बोल लीजिए, अदर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो डेट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ऑल्सो साइन ओमेगा टी हो गया। इसको साइन ओमेगा 1t बोल रहे हैं तो डेट इज द सेकंड वन ऑल्सो। अगर ये हमारा लेंथ है डेट इज द ऑल्सो, ये हमारा बीथ हो जाएगा, डेट इज द कॉस ओमेगा 1t इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी यानी साइन ए इंटू साइन बी, साइन सी इंटू साइन डी। आप यूज कीजिएगा, डेट इज आई थिंक कॉस बी माइनस ए, तो ओमेगा माइनस ओमेगा 1 इंटू टी का एक बन जाएगा वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा, इसको डिवाइड बाई रूट टू कीजिएगा, डेट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ देम टोटल का। तो ये दोनों अलग आ जाता है, तो इसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नहीं कि सेम फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ साइन 3 ओमेगा टी है, इसलिए हमारे को 2 बार लेना, अदर फ्रीक्वेंसी है इसलिए 2 बार लेना पड़ा। इस साइन 3 ओमेगा टी के जगह पे -5 साइन ओमेगा टी वैल्यू होता है, -5 साइन ओमेगा टी वैल्यू होता है। तो हम लोग यहीं पे एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं कि -5 साइन ओमेगा टी, 10 साइन ओमेगा टी -5 साइन ओमेगा टी इक्विवेलेंट टू 5 साइन ओमेगा टी। आपको सिर्फ 2 टर्म रहता है, तो पहले मिनिमाइज करेंगे जितना भी हो सकता है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। ओके, किसी को डाउट आप लोग को नहीं होता है, जैसे थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। आप स्नाइप लीजिएगा तो ले लीजिएगा, दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग है। अपने टॉपिक जो भी क्वेश्चन था उससे थोड़ा हटका है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इन द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करूं मैं। यस। चलिए नेक्स्ट वन आपको बोल रहा है, दैट इज ओके, रीड कीजिए। पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म ऑब्जर्व ऑन एन ऑसिलेशन ऑसिलोस्कोप अक्रॉस ए लोड इज शोन एन ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। अब पावर जनरेशन कर रहा है, दैट इज अदर थिंग, ऑसिलोस्कोप से कर रहा है, डीसी जनरेटर से कर रहा है, एसी जनरेटर से कर रहा है, वो अदर थिंग। ऊपर जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बस अपना एक क्वेश्चन लॉन्ग्वेज फॉर्म में बनाने के लिए दे रखा है कि अपना जो एक पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म जनरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप। जो जनरेशन वो कर रहा है ऑसिलोस्कोप से कर रहा है, ठीक। तो यहाँ तक ओके। ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमसी मीटर कनेक्टेड अक्रॉस सेम लोड रीड्स, यानी जो वोल्टेज हम लोग जनरेट कर रहे हैं या लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को रीड करने के लिए हम लोग पीएमसी मीटर का यूज किए हैं। तो इसका जो रीडिंग होगा इस फॉर्म का वो क्या होगा, तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि पीएमसी मीटर जो रीड करता है मेरा एवरेज वैल्यू रीड करता है हमेशा एवरी टाइम। तो जो वेव फॉर्म का हमारा एवरेज वैल्यू आएगा वही मेरा रीडिंग हो जाएगा। तो इसको वेव फॉर्म का आप एवरेज वैल्यू निकालिएगा तो रीडिंग हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो जो वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू होता है, सेकंड वन, फर्स्ट वन इज द एरिया। एरिया आप कह सकते हैं, एरिया निकाल के डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कीजिए, और नहीं तो सेकंड वन द कन्वेंशनल जानते हो 1/t डिवाइडेड बाई जो भी है 0 to t, यानी कि 1 टाइम पीरियड कह सकते हैं। 0 to t ले रहे हैं तो t, तो -t/2 to t/2 ले रहे हैं तो डेट इज ओके। तो 0 to t इंटू जो उसका VT है वोल्टेज है ना, VT इंटू DT, ये आप फाइंड आउट कीजिए, डेट इज आपको एवरेज वैल्यू आएगा। फिर हो गया दिक्कत। व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए निकालिए इसको, एवरेज तो निकाल सकते हैं, क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रही। चलिए VT इंटू DT, तो आप दो तरह से जैसे भी चाहें आप इसको एवरेज वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो PAMC जो हमारा है एवरेज वैल्यू रीड करता है, तो PAMC के जो आपको रीडिंग स्केल पे दिखेगा इसका एवरेज वैल्यू दिखेगा। तो इसका एवरेज वैल्यू फर्स्ट वन से एरिया निकाल दीजिए, तो दैट इज आपको फर्स्ट वन इधर ट्रायंगुलर मिल रहा है, और नेगेटिव में जो एरिया जाएगा वो एरिया को नेगेटिव लेने का, पॉजिटिव में जो एरिया जा रहा है वो पॉजिटिव लेने का। तो एज इट इज निकाल लीजिए, तो आपको 0 to 10 आपको जा रहा है, दैट इज द ट्रायंगुलर है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, 10 इंटू कितना 10, मैक्सिमम वैल्यू इधर 10। सेकंड वन इधर नेगेटिव एरिया जा रहा है तो -10, 10 से 12 जा रहा है, सेकंड एरिया इधर 10 से 12, तो इसका जो बेस होगा कितना, दैट इज द 2।
तो कितना मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, सॉरी 5 वोल्ट है, तो आप 5 वोल्ट ले लो। तो दैट इज अ 5 क्रॉस 2 प्लस थर्ड एरिया कितना 5 क्रॉस 12 से 20, तो यानी 8 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड 20, 0 to 20। तो इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा, यही आपका रीडिंग ऑफ द पीएमसी मीटर होगा। चलिए बता दीजिए कितना आएगा। आई होप दैट इज 10 50 माइनस 25 दैट इज द 8.40 डिवाइडेड बाई 20, और कितना आ रहा है 25 प्लस 40 दैट इज 65। देखिए मैं कैलकुलेट गलत किया होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ओके, आप लोग कर सकते हैं जी इसको। 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? हाँ फाइनल कितना आंसर आ रहा है? दैट इज द 4 आ रहा है। तो ओके, तो इसका आंसर 4 है। हाँ यहाँ पे शायद आई थिंक एडिशन कीजिए ना, 25 40 प्लस 25, तो दैट इज द 65 बाई 20 कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है जी, 80 आना चाहिए। यहाँ कहीं गलत लिखा हूँ क्या मैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 दैट इज द ओके, फिर नेगेटिव -5 इंटू टाइम पीरियड इज 2, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब कि जो भी रेक्टेंगल है, तो 5 दूनी 10, ये 10 होगा नहीं जी। आप लोग भी जो है ना थोड़ा भी इधर नहीं पकड़ दो। तो 50 दैट इज द 80 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज द 4। ठीक, 4 एम्पियर। तो ये सब पकड़ना चाहिए ना, अब लिख रखा हूँ नीचे मिस्टेक से लिख दिया तो क्या इसका। चलिए नेक्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है? चलिए इसको देखिए। The southeast voltage waveform shown in the figure is fed a moving iron voltmeter. Its reading would be close to, इसका जो रीडिंग होगा वो क्या होगा अगर वोल्ट मीटर इसको जो कनेक्ट किए हम लोग अक्रॉस द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस कनेक्ट किए हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉप डी मेरा होता है दैट इज द आई स्क्वायर DL अपॉन D थीटा, दैट इज अदर थिंग K इंटू थीटा, KC इंटू थीटा, दैट इज अदर थिंग। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेरा है जो रीड करता है दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ द सिग्नल रीड करता है हमेशा। तो आपने साउथवेस्ट वेव फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका जो RMS वैल्यू होगा वहीं आपको रीडिंग होगा, दैट इज द VRMS जो होगा, VT जो भी वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक। तो इसका जो RMS वैल्यू जो होगा वही हमारा रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर होगा, दैट इज द VRMS इज द रीडिंग ऑफ द EMI इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसका RMS वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। RMS वैल्यू के लिए जो भी आपका फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए, 1/T रूट ओवर 1/T इंटू 1 टाइम पीरियड इंटू VT स्क्वायर इंटू DT, ठीक। नहीं तो सेकंड वन आप कर सकते हैं जिस प्रकार उसमें कि जो भी आपको ग्राफ दे रखा है उसको पहले स्क्वायर कीजिए, ठीक, और उसको स्क्वायर यानी कि फॉर्मूले के रूप में तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ द स्क्वायर, पहले सिग्नल को स्क्वायर कीजिए और उसके बाद सिग्नल को फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिग्नल है उसको स्क्वायर कीजिए, उसको एरिया निकालिए और उसको फाइंड आउट कर लीजिए। इस प्रकार से मैं करता हूँ, उसको बता देता हूँ बेटर वे, फॉर्मूले के रूप में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। चलिए, जो भी आपको ग्राफ दे रखा है दैट इज 1 to 100, तो इस ग्राफ को आप बनाइए कि जो सिग्नल है वो पूरा ग्राफ को पहले स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 100 मैक्सिमम वैल्यू दैट इज स्क्वायर के रूप में भी करिएगा तो एज ए सेमी मेरा ट्रायंगल ही बनेगा, तो बट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज 100 क्रॉस 100, और जो बेस तो हमारा चेंज नहीं करेगा दैट इज 20 मिली सेकंड। यहीं अगेन चेंज कर रहा है तो 1 टाइम पीरियड के लेना है हमारा, तो 1 टाइम पीरियड में तो दैट इज आप सिंपल कर सकते हैं रूट ओवर स्क्वायर ऑफ दैट सिग्नल, ठीक, स्क्वायर ऑफ ओके एरिया ऑफ दैट सिग्नल, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा दैट इज 100 क्रॉस 100, बताइएगा क्रॉस 1/2 क्रॉस 20 मिली सेकंड, 20 जो भी है डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड,
डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 20, इसको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी आपको वैल्यू आएगा वहीं आपको RMS वैल्यू आएगा। नहीं तो RMS वैल्यू आप कन्वेंशनल बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ VT का जो वैल्यू होगा दैट इज द m इंटू एक्स, m इंटू टी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो m इज द स्लोप ऑफ द सिग्नल दैट इज द सिंपल 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू टी। अब आगे फुट आउट करके आप इंटीग्रेशन निकालिए, दैट इज द dt होगा। चलिए ये क्लियर है, इसको करना पड़ेगा। ऐसे हमारा जो साउथ ईस्ट वेव फॉर्म होता है उसका आई थिंक हमारा RMS वैल्यू होता है, दैट इज द RMS वैल्यू इक्वल टू VM अपॉन √3 आता है। इसको आप कीजिएगा कोई भी साउथ ईस्ट वेव फॉर्म के लिए, तो RMS वैल्यू VM डिवाइडेड बाई √3 मेरा आता है इस प्रकार से। चलिए क्योंकि t है तो t का स्क्वायर कीजिएगा, तो t स्क्वायर फिर इंटीग्रेट कीजिएगा तो TQ डिवाइडेड बाई 3 आता है हमारा कुछ इस प्रकार से, DQ डिवाइडेड बाई 3 और रूट ओवर करते हैं तो डिवाइडेड बाई √3 हो जाता है। चलिए ओके, यहाँ तक क्लीन है, ठीक है। इसको याद ही कर लीजिएगा, साउथ ईस्ट हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया, दैट टाइप ऑफ का सिग्नल मिलता है, उसका RMS वैल्यू VM अपॉन √3 होगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको कहीं कुछ और अलग से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट वन आपको क्या है, चलिए ये मूविंग आयरन एमीटर प्रोड्यूस ए फुल स्केल टॉर्क। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, वो फुल स्केल टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द 240 न्यूटन मीटर। ए डिफ्लेक्शन ऑफ 120 थीटा इक्वल टू दे रखा है 120 डिग्री। करंट ऑफ द 10 एम्पियर, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस यानी DL अपॉन डी थीटा आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रीड कीजिए और क्वेश्चन में से निकालिए, ठीक, यहां तक क्लियर है? हेलो क्या है? चलिए, और टॉडी इक्वल टू हम लोग सिंपल जानते हैं, दैट इज द इन द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट I स्क्वायर इंटू DL अपॉन डी थीटा। टॉडी इक्वल टू दैट इज द KC इंटू थीटा, वेयर KC इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। यही मेरे को रीडिंग मिलता है, ठीक। आपको डिफ्लेक्शन 120 दे रखा है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू में भी जब भी सोल्व करना हो थीटा को तो हमेशा रेडियन में लीजिए, ठीक। बट यहाँ पे आप रेडियन में लीजिए, दैट इज द सही रहता है हमारा, कि जैसे मल्टीप्लिकेशन एंगल के बॉर में है तो डिग्री में रहे या एंगल में रहे तो कोई बात नहीं, बट न्यूमेरिकली के रूप में कर रहे हैं तो रेडियन में चेंज कर देते हैं उसको, ठीक। तो I स्क्वायर, I आपको मालूम है, DL थीटा आपको मालूम है, और सेकंड वन है टॉडी आपको मालूम है, टॉडी सिंपल आपको मालूम है, I स्क्वायर मालूम है। तो आप थीटा ना भी यूज करें तो चल जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दे रखा है। तो टॉडी इक्वल टू कितना दे रखा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टाइम 240 क्रॉस 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर इंटू I स्क्वायर इक्वल टू I कितना दे रखा है आपको 10 का स्क्वायर DL अपॉन डी थीटा। यहीं से आप निकाल लीजिए, DL अपॉन डी थीटा जो भी कीजिएगा इसको पुट डाउन कीजिए, 100 से डिवाइड मार के, तो जो भी आएगा वो DL अपॉन डी थीटा होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन बना सकता था कि DL अपॉन डी थीटा तो निकाल दिए, इतना रेडियन आप जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो रेडियन फॉर्म में आता है, ठीक। सेकंड वन आपको कह सकता था कि स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा क्या होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज द KC निकालना हुआ कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो आपको टॉडी दिया हुआ है, इस टॉडी दिया हुआ कितना 240 न्यूटन क्रॉस 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर सॉरी इक्वल टू KC इंटू थीटा। बट थीटा को यहाँ आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, और नहीं तो आप यूनिट भी देखकर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेडियन में दे रखा है तो रेडियन में, या न्यूमेरिकली जो सोल्व करते हैं फाइनली तो वो रेडियन में ही आता है, तो इसको पहले आप रेडियन में चेंज कर दीजिएगा। तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, दैट इज द 5 रेडियन। तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द 5 इंटू 120 डिवाइड बाय 180। यहाँ से आप KC भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, तो जो भी ये वैल्यू आएगा ये KC आएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, DL अपॉन डी थीटा, कितने निकाला गया है? हेलो 2.4 अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रो हेनरी रेडियन के आसपास आ रहा है ना, तो डेट इज द आंसर ये हो जाएगा। वो मे भी इस प्रकार से निकाला होगा, सेकंड वन इधर चारों की इस प्रकार से निकालने की, KC पहले निकालने इसके बाद इक्वेट करें, ये दे रखा है इसलिए
जैसे केसी यहाँ पे पहले निकाल लेंगे, टॉ डी एंड केसी थीटा के इक्विवेलेंट करके, उसके बाद डी एल अपॉन डी थीटा निकालोगे तो न्यूमेरिकल डेट इज ओके, अप्रोक्सीमेट दोनों सेम ही आता है, ठीक। तो 2 माइक्रो हेनरी आई थिंक आंसर हो जाएगा। तो इजी है। चलिए नेक्स्ट वन करें। हेलो, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट वन है, ए PMC वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ DC वोल्ट मीटर 2 वोल्ट एंड AC वोल्ट मीटर इतना, देन द मीटर रीड्स। ये तो सिंपल है, कर चुके हैं ऑलरेडी अभी हम लोग। एक PMC मीटर आपका है, इस पे जो अप्लाई करता है एक DC वोल्ट मीटर अप्लाई करता है, दैट इज 2 वोल्ट और साथ में एक 3 sin ओमेगा टी का सिग्नल अप्लाई करता है, 3 sin 40 इतना सिग्नल अप्लाई करता है। जो मीटर है आपका PMC वोल्ट मीटर है। तो PMC वोल्ट मीटर मेरा सिर्फ एवरेज वैल्यू रीड करता है, तो एवरेज वैल्यू रीड करेगा तो साइन ओमेगा टी है, तो इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ओनली जो रीड करेगा DC सिग्नल दैट इज द 2 वोल्ट रीड करेगा। तो PMC मीटर जो रीड करेगा मेरा दैट इज द 2 वोल्ट। अभी ही किए थे तो डिटेल में करने का जरूरत है नहीं। 2 वोल्ट। किन्हीं को कोई डाउट? हेलो, चलिए नेक्स्ट वन करता हूँ, एक मिनट। ए इंडक्टेंस ऑफ द सर्टेन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस एज द एल आपको दे रखा है, दैट इज ओके। एल इज इक्वल टू 10 प्लस 3 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 4, थीटा स्क्वायर इंटू 4, 10 टू द पावर माइनस 6 हेनरी, ठीक। क्या लास्ट वाला क्वेश्चन? अरे बोलते हैं तो बोलिए ना जी। हेलो, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं? हाँ तो देखिए PMC मीटर है, इसने बोला है क्वेश्चन रीड कीजिए कि PMC वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ DC वोल्ट मीटर 2 वोल्ट एंड AC वोल्टेज सोर्स 3 sin 40, यानी ये PMC मीटर अक्रॉस द 2 प्लस 3 sin ओमेगा sin 40 के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो आपको फाइनली PMC जो रीड करेगा वो कितना वोल्टेज रीड करेगा। तो PMC हमारा सिर्फ DC रीड करता है, नहीं कि AC एवरेज वैल्यू रीड करता है। तो 3 sin 40 का एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा मेरा, ठीक। तो इसको 0 हो जाएगा तो ओनली 2 वोल्ट ही बचेगा ये मेरा, कि जो DC सिग्नल अप्लाई किया है वो 2 वोल्ट, तो ओनली 2 वोल्ट रीड करेगा मेरा PMC। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलिए, Yes, sir. एल आपको दे रखा है, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन रेडियन फ्रॉम द जीरो पोजीशन द कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क। जो टॉर्क दे रखा है दैट इज द टॉर्क, कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क या टॉर्डी भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। कंट्रोल जो स्प्रिंग का टॉर्क है यानी KC इक्वल टू थीटा। एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को। जो आपको कंट्रोल टॉर्क दे रखा है KC इंटू थीटा इक्वल टू 25 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन दे रखा है। एक मिनट इसको कैंसिल, एक मिनट। जो न्यूटन मीटर, तो आपको ये टॉसी इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इसका यूनिट फॉर्म में दे रखा है दैट इज न्यूटन पर मीटर, यानी KC का यूनिट ही दे रखा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनिट पे डिपेंड करता है। यूनिट देखने के बाद अब जो ओनली न्यूटन मीटर दिया हुआ होता है कि इसका जो वैल्यू है यूनिट न्यूटन मीटर, तो हमको लोग कहते हैं कि दैट इज द टॉर्क का यूनिट है दैट इज द टॉसी, बट न्यूटन मीटर पर रेडियन, तो टॉसी इक्वल टू जानते हैं हम लोग KC इंटू थीटा, दैट इज जो KC का यूनिट होगा तो इसका न्यूटन मीटर यूनिट है, इसका थीटा का रेडियन यूनिट है, यानी कि जो न्यूटन मीटर पर रेडियन दे रखा है दैट इज द न्यूटन मीटर पर रेडियन द यूनिट ऑफ द KC, यानी जो वैल्यू दे रखा है KC का वैल्यू दे रखा है, नहीं कि टॉसी का वैल्यू दे रखा है। तो इसको बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन से देखने का, अगर सिर्फ न्यूटन मीटर दिया हो रहता है तो हम लोग टॉसी लेते हैं उसको, ठीक। पर रेडियन, तो द कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क इन द इतना पर रेडियन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन द रेडियन व्हेन द मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। I इक्वल टू आपको है 5 एम्पियर। अब सिंपल तो क्या द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, आपको थीटा फाइंड आउट करना है इस समय। तो हम लोग सिंपल जानते हैं दैट इज द KC इंटू थीटा, जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा इक्वल टू I स्क्वायर इंटू KC इंटू I स्क्वायर होता है, हाफ I स्क्वायर होता है जी। एक मिनट, जो टॉर्डी होता है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, हाफ होता है आई थिंक, I स्क्वायर DL अपॉन डी थीटा हाफ होता है ना।
हेलो, आप कॉपी पे बैक कीजिएगा थोड़ा। देख लीजिए, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क होता है हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा आई होप होता है। उस समय से मान लिया आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा, तो उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था तो ओके, इट्स ओके। बट हाफ आई स्क्वायर आई होप होता है। हमारा जो ईडीएम टाइप मीटर होता है वहाँ होता है आई वन इंटू आई टू इंटू डी एम अपॉन डी थीटा, तो हाफ होता है, इसको देख लीजिएगा। देखिए ना आप लोग बहुत आलसी टाइप के दिखते हैं मेरे को, डी एल अपॉन डी थीटा। तो पहले डी एल दे रखा है, एल दे रखा है, तो डी एल अपॉन डी थीटा निकाल लीजिए जो भी है। तो डी एल दे रखा है तो डी एल अपॉन डी थीटा कितना होगा, दैट इज द 3 माइनस 2 थीटा यानी थीटा अपॉन 4 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6। तो डी एल अपॉन डी थीटा निकाल लिए, आई आपको मालूम है, केसी मालूम है, तो थीटा आपको फाइनली निकल जाएगा। थीटा फाइनली जो निकलेगा रेडियन में आएगा यहाँ पे, उसको अगर डिग्री में दे रखा है वैल्यू थीटा का तो उसको डिग्री में चेंज कर दीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। यही इक्वेशन होता है, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा होता है। मैं एक बार कन्फर्म बोल देता हूँ, चीज़ों निकल जाती है दिमाग से। एक मिनट मूविंग या हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा, ईडीएम टाइप में मेरा आई वन इंटू आई टू डी एम अपॉन डी थीटा, जो ओनली आई स्क्वायर डी एम अपॉन डी थीटा होता है। चलिए क्लियर करूँ, इसको आगे बढ़ूँ, इतना देर से बोलना चाहिए था मैं। कम से कम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का 2 से 3 बार फॉर्मूले लिखा हूँ और मेरे को दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहे थे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट वन पे जाता हूँ, इसको फॉर्मूले याद रखिएगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा मेरा आता है। ठीक, नेक्स्ट वन जो आपको रजिस्टर इन द नॉमिनल रेजिस्टेंस R1 R2 इन द दे रखा है इस प्रकार से, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एरर इन द गिवन y। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्म में जो एरर दिए रखा है वो कितना होगा, तो सिंपल फार्मूला है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में अगर दे रखा होता है एरर, तो वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि रिजल्टेंट स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट ओवर डेल एक्स अपॉन डेल x1 के स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सिग्मा 1 के स्क्वायर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल x2 के स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 के स्क्वायर। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फार्मूला है। तो इसको सिग्मा 1 के जगह पे बोला है कि डेल R1 इज द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी के जगह पे दैट इज द अनसर्टेनिटी होता है, तो हमारा दैट इज द अनसर्टेनिटी W1 के स्क्वायर, बाकी सब चेंज दैट इज W2 के स्क्वायर। और ओनली मेरा वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस जो होता है वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस होता है उस जगह पे हमारा वेरिएंस सिर्फ आता है कि V1 एंड V2, बाकी स्क्वायर आते हैं। तो अनसर्टेनिटी के फॉर्म में डेल R1 इज द अनसर्टेनिटी है और डेल R2 इज द अनसर्टेनिटी है। पहला अनसर्टेनिटी जो दे रखा है W1 इक्वल टू डेल R1 और सेकंड दे रखा है W2 इक्वल टू डेल R2 डेल R1 एंड डेल R2। आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको फाइनली पूछ रहा है जो फाइनल इक्विवेलेंट जो अनसर्टेनिटी होगा वो कौन होगा। आप ऑप्शन पढ़िए और टिक लगाइए, कौन होगा बता सकते हैं। फॉर्मूला आप दैट इज ए होगा, बी हमारा इसलिए नहीं होगा, दोनों सेम लग रहा होगा, बट जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अगर अनसर्टेनिटी ऑफ द रेजिस्टेंस 1 ले रहे हैं तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू R1 होना चाहिए। यहाँ डेल R1 अनसर्टेनिटी भी डेल R1 डेल R2 अनसर्टेनिटी भी इन डेल R2, बट इसमें फर्स्ट का ले रहे हैं जो अनसर्टेनिटी डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन इन R2 बट अनसर्टेनिटी ऑफ डेल R1, तो हमारा इसलिए 2 नहीं हो रहा है। तो ये भी मैं कंफ्यूज कर रहा है, बाकी चीज़ तो अलग है। यही हमारा अनसर्टेनिटी के जगह पे हमारा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता कि डेल R1 और डेल R2 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हमारा सेम होता कि ऑप्शन नंबर 1 है। बट अगर मेरा बोलता है कि डेल R1 एंड डेल R1 एंड डेल R2 इज द हमारा वेरिएंस है, तो वेरिएंस के कंडीशन में आपको बोल दे तो आप कौन आंसर टिक करिएगा कि बोलेगा कि चलो डेल R1 एंड डेल R2 है जो आपको वेरिएंस है, तो कौन सा होगा इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएंस, तो कौन सा ऑप्शन होगा बता सकते हैं।
डी होगा सर। क्या? डी। या तब फिर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, जो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, बट जो है इन द टोटल का स्क्वायर कर दिया, दैट इज द ओके। नेक्स्ट वन करूं? यस सर। ज़्यादा देर नहीं, 5-6 स्लाइड और हो गया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। R1 और R2 आर द रिस्पेक्टिवली नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 ओम एंड 4 ओम। दो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, दैट इज ओके। R1 एंड R2, R1 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 5 ओम। ओके, 5 ओम and tolerance of the 5% and 10%, and tolerance in the sense आप कह सकते हैं that is the in the form of tolerance, that is the error। आप सेकंड टर्म समझते हैं कि टॉलरेंस है, जिससे हम लोग का इंडियन जो भी वो बोलता है ना, रेटिंग दिया हुआ रहता है हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट पे 240 वोल्ट प्लस माइनस 2% या 5 वोल्ट, इस प्रकार से कि 5 वोल्ट इतना एक्सेप्टेंस, दैट इज द ऑल्सो कॉल्ड टॉलरेंस लेवल। तो टॉलरेंस मतलब सिंपल, यहाँ आप इधर समझिए इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते समय ही पता चल जाता है, कोई टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते समय पता चलता है हाँ क्या कहना चाह रहा है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो टॉलरेंस इज 5%, यानी कि R1 आपको बोल रहा है दैट इज द 10 प्लस माइनस 5%। ठीक, सेकंड वन बोल रहा है कि R2 जो है कितना, 5 प्लस माइनस 10%। The range of the value of the parallel combination of the R1 और R2, and R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करते हैं, that is the parallel combination of R1 और R2, तब उसका रेंज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जो रेंज होगा तो पहले तो R1 इंटू R2 का एक्चुअल वैल्यू जो निकालना है, that is the R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर पैरेलल कंडीशन में दे दिया तो अगर हमारा सिंपल, अगर सीरीज क्या बोलते हैं, R1 प्लस R2 को बोलता है कि R1 प्लस R2 का रेंज कितना होगा, तो हमारा परसेंटेज में दिया हुआ होता है, सॉरी R1 इंटू R2 का रेंज पूछता है, तो परसेंटेज में दिया हुआ है अगर लिमिटिंग एरर इस प्रकार का और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर सिंपल ऐड हो जाता है। ओके, बट हमारा इन द फॉर्म ऑफ R1 और R2, दैट इज द R2 के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, दैट इज द इक्विवेलेंट R, जैसे सीरीज में बोल दिया तो उस समय जो हमारा जो चेंज करता है कुछ इस प्रकार से चेंज करता है, एक मिनट, डेल आर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको इधर के फॉर्म में, डेल एक्स अपॉन, हाँ सॉरी एक मिनट, जो एक्स डेल एक्स अपॉन एक्स, हाँ, जो डेल आर अपॉन आर जो इधर आता है मेरा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट इज द डेल R1 अपॉन आर, इस प्रकार से डेल आर, एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ, इक्विवेलेंट जो हम लोग जानते हैं, दैट इज द डेल R अपॉन डेल R1 इंटू जो भी इसका इधर दे रखा है अपसोलन R, यानी कि अपसोलन R1, सेकंड वन डेल R अपॉन डेल R2 इंटू अपसोलन R2। तो इस प्रकार से हम लोग अगर सीरीज में मान ली दिया हुआ रहता और इन द परसेंटेज केस में रहता तो इस प्रकार से फाइंड आउट करते। और सेकंड वन इधर है कि परसेंटेज में दे रखा है इधर, उसको एक्चुअल फॉर्म में अगर फॉर्म में इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, 10 प्लस माइनस 5% है तो एक्चुअल फॉर्म में कितना होगा, 10 प्लस माइनस, बताइए R1 एक्चुअल फॉर्म में कितना होगा ये मेरा, 15%। ओके, 10 प्लस माइनस कितना होगा, 10 का 5% निकालिए ना, 10 का 5% कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 100, आई थिंक दैट इज 0.5, तो 10 प्लस माइनस 0.5। ठीक, R2 कितना होगा, 5 प्लस माइनस 5 का 10%, तो सेम ही होगा 0.5। सही हूं मैं क्या? यस सर। सही हूं मैं? यस सर। हाँ, तो आप इस प्रकार से अगर डायरेक्ट एडिशन के फॉर्म में है तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ईयर है उसको आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिएगा तो ऐड हो जाएगा, तो दैट इज द 0.5, दैट इज द 0.5, तो इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 का जो ईयर आएगा तो दैट इज द 1 आ जाएगा, दैट इज द प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, या तो आप इस पे भी निकालिए, दैट इज द प्लस माइनस, इस प्रकार से भी आप निकालिएगा तो दोनों सेम आएगा। तो ये आपको अलग क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक,
अब इसके बाद आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट, तो एक वन पे कर सकते हैं कि चलो प्लस माइनस वन है, इसको इन द परसेंटेज फॉर्म में कर लो और फिर ऐड कर लेते हैं। जैसे वन है अपना, तो वन का परसेंटेज में अगर चेंज करोगे कि इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, डेट इज द 25। तो 25 प्लस माइनस वन इन द सीरीज में है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, मान लिया कि x% लिख रहे हैं, 25 का x%, 25 का x% आप लिख रहे हो इक्वल टू 1 यानी कि 100 डिवाइडेड यानी कि कितना 100 डिवाइडेड 4 यानी 25 4%, 25 इक्वल टू 4%। तो आप फोरली R1 इंटू R2 का डेट इज 10%, 10% कितना हुआ आपको 15%, और दोनों डिवाइड में यानी कि x बटा बाई रहे, या तो एडिशन या तो डिवीजन हमेशा इधर ऐड होते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 यानी प्लस माइनस 9% निकाल लिया, सॉरी 19% टोटल इसका। अब इक्विवेलेंट 90% इसका आ गया, तो इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। नहीं तो सेकंड वन मेथड में इजी वाला बता रहा हूँ कि जब भी कॉम्बिनेशन आ जाए हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विथ एडिशन वाला, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और सिंपल रेंज पूछा है। तो फर्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको क्लीन करूँ क्या, यहाँ तक समझाने का था, बट चलिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी वाला दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन दोनों मेरे को साथ में है। जैसे ऊपर मेरा है मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, तो हमारा 2 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसको निकालने में ओनली एडिशन है, ओनली सब्ट्रैक्शन है, या ओनली मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन विद द डिवीजन है, तो ओके हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। बट इसमें है लॉन्ग ही यूज करें तो बेहतर है कि R1 मिनिमम 1 टाइम्स ले लीजिए, तो R1 मिनिमम कितना होगा, डेट इज द 9.5 होगा, 9.5 टू 10.5 रेंज होगा R1 का रेंज 9.5 टू 10.5 होगा। सिमिलरली R2 का रेंज कितना होगा आपका, बता सकते हैं, R2 का रेंज कितना होगा 5 यानी कि 4.5 टू 5.5, ये 2 रेंज मिलेगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि R1 का जो भी मिनिमम वैल्यू है उसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, तो डेट इज R1 का मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, और एक बार R1 का मैक्स जितना वैल्यू है और दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आपको आएगा डेट इज उसका रेंज हो जाएगा। जैसे सपोज R1 इज द मिनिमम लीजिएगा, तो आपको कितना होगा टोटल R मिनिमम जो होगा इक्विवेलेंट R1 इंटू R इक्विवेलेंट का मिनिमम होगा, दैट इज 9.5 टू 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 5.5। दूसरा का R मैक्स जो होगा, इक्विवेलेंट के बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट R मैक्स जो होगा दैट इज 10.5 इंटू 9.5, सॉरी 10.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 10.5 प्लस कितना 5.5, यही जो होगा रेंज होगा, एक मैक्सिमम रेंज होगा, एक मिनिमम रेंज होगा, दोनों कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, ओनली R1 प्लस R2 होता, तो R1 प्लस R2 होता तो कितना बोलते बाबू कि इसका कितना रेंज है, मतलब सॉरी एरर कितना होगा, डेट इज द सिंपल ऐड कर लो, 5% इसका 10% इसका, डेट इज द 15%। अगर R1 प्लस R2 का एरर, डेट इज द एरर इन द R1 प्लस R2, एरर प्लस R1 प्लस R2 का पूछता तो कितना बोलते बाबू, डेट इज द 15%, कितना बोलते, हेलो, दैट इज द सिंपल, दैट इज 0.5 और 0.5 एक्चुअल वैल्यू के सिंपल ऐड कर दो, दैट इज द प्लस माइनस 1 सिंपल, और जो भी एक्चुअल वैल्यू आ रहा है उसको आप डालो, तो ये एक्चुअल फॉर्म में रहेगा, तब हम लोग सिंपल करेंगे। इसका कितना आ रहा है, कोई ऑप्शन आया क्या, कैलकुलेट किया आप लोगों ने, ये सब एक्स्ट्रा क्या नहीं, कैसे कैलकुलेट किए, कैलसी डालिए ना जी, 4.27 कितना 4.27 4.27, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, कहाँ से आ जाएगा वो, वही आ रहा है नहीं। R1 इजकल टू कितना आ रहा है आपको, डेट इज द 10 एंड R2 इजकल टू 5, पहला का 5% इधर, तो 10 का 5% कितना होता है, 10 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 100, कितना है आपको, डेट इज द 0.5 ही आ रहा है आपको। फिर R2 आपको 5% एंड R2 में
5% और 10% द रेंज वैल्यू इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द R1 प्लस R2। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, देखिए कैलकुलेट कीजिए उसको, यहीं आएगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन आएगा ना मैक्सिमम मिनिमम का। नहीं आ रहा है क्या? अरे 9.5 इंटू 4.5 कितना होता है बोलिए? आ जाना चाहिए। क्या है द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कितना आ रहा है इसको बोलिए, कितना आ रहा है? 42.7 है। 40 2.7 मिनिमम रेंज आ रहा है सर 3.053। 3.053 3.053 और मैक्सिमम एक सेकंड सर। तो 3.0 तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा, उसी का नज़दीक आ रहा है। तो इजीली फाइंड आउट कर, अब कैलकुलेशन भी नहीं कर पाइएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। अब मैं कैलसी भी साथ में लेकर नहीं बैठ सकता हूँ ना, तो आप 40 बोल रहे हैं, 40 तो आ ही नहीं सकता जी उतना ज़्यादा जी, 9 5 45 10, तो सिंपल है, ऐसे भी 9 5 लेने तो 45 डिवाइडेड बाई 5 5 4 क्या बोलते हैं 5 और 6 5 6 5 11 5 6 6 5 11 तो 11 का 44, तो यानी कि यही हमारा थ्री। 0 सर 3.60। तो 3.60 तो ऑप्शन नंबर 1 तो मिल रहा है आराम से जी। तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको भी नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका अपना। नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, दो वेरिएबल रिलेटेड, इसको बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस डब्ल्यू इज रिलेटेड टू द थ्री, इसको हम लोग किए भी आई थिंक एक्स वाई जेड, यानी डब्ल्यू कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस या कुछ भी हो, दैट इज नो वेरिएबल है, जो कि आपको एक्स बाई डिवाइड बाई जेड है। द वेरिएबल आर द मेजर विद द मेजरमेंट एक्यूरेसी इज द 0.05 प्लस माइनस 0.5 क्या है प्लस माइनस 1% of full scale value and plus minus 1.5% reading. The actual reading of the 3 meter is the 80, 20 and 50 with 100 ohm being the full scale value for all three. The maximum limiting error in the measurement of the W will be. यानी कि क्वेश्चन रीड किए, द वेरिएबल आर मेजर्ड इन द एक्यूरेसी ऑफ 0.5% and 1%, 0.5 and of a full scale value 1.5% reading. The value of actual reading of the 3 meter are the 80, 20 and 50 with the 100 being full scale value of the all 3 meter. क्वेश्चन समझ में आया कुछ? हेलो, यानी जो दे रखा है डेट इज द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहने का मतलब डेट द गारंटी एक्यूरेसी दे रखा है, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताता हूँ। इसको लास्ट में करें क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है बट थोड़ा लेंदी टाइप का है। चलिए करते हैं। एक्यूरेसी इन द सेंस कह रहा है, तो वही एक्यूरेसी इसमें नहीं कह रहा है। ऐसे जनरली जो एक्यूरेसी होता है मेरा, दैट इज द एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली हमेशा 95 से एबव होता है। तो एक्यूरेसी इसमें बोला है डेट इज 0.05%, डेट इज हमारा गारंटी एक्यूरेसी एरर है, नहीं कि गारंटी एक्यूरेसी एरर है, नहीं कि एक्चुअल एक्यूरेसी मेरा है, गारंटी एक्यूरेसी एरर। ये गारंटी एक्यूरेसी जो एरर होता है, एरर हम लोग दो तरह के पढ़े थे, वन इज द लिमिटिंग एरर, सेकंड वन इज द ग्राउंड एक्यूरेसी एरर। तो ग्राउंड एक्यूरेसी एरर जो निकालते हैं फुल स्केल वैल्यू रीडिंग पे एज ए रिफरेंस मान के निकालते हैं कि फुल स्केल जो रीडिंग है हमारा इंस्ट्रूमेंट का उस पर निकालते हैं, और लिमिटिंग एरर जो निकालते हैं जो रीड कर रहा है किसी पॉइंट पे, उसको एज ए रिफरेंस मान के निकालते हैं। ठीक, जो लिमिटिंग एरर होता है उसको आप कह सकते हैं कि लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला होता है दैट इज द मैक्सिमम आर मेजर वैल्यू, सॉरी कोई वैल्यू क्वांटिटी लीजिए, आर रेजिस्टेंस का ही जरूरी नहीं है। एक मिनट, जैसे मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ उसको रेजिस्टेंस नहीं, यानी मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई क्या करते हैं, दैट इज द ट्रू वैल्यू ना, मेजर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग एरर क्या होता है, मेजर माइनस ट्रू डिवाइडेड बाई ट्रू या मेजर। हेलो, अरे बोलिए ना सर, दैट इज क्या, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो भी होते हैं, ठीक। बट जो ग्राउंड एक्यूरेसी एरर मेरा होता है, ग्राउंड एक्यूरेसी एरर दैट इज द, इसको कहते हैं दैट इज द ओनली, दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज द लिमिटिंग एरर। बट ग्राउंड एक्यूरेसी एरर जो होता है दैट इज द लिमिटिंग एरर। सिमिलरली मेजर माइनस ट्रू डिवाइडेड बाय फुल स्केल रीडिंग कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं, दैट इज द फुल स्केल रेंज ऑफ द, फुल स्केल रेंज ऑफ द कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइड क्रॉस 100। तो ये जितना भी दे रखा है ग्राउंड एक्यूरेसी एरर दे रखा है, तो पहले तो आपको लिमिटिंग एरर सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा वन बाय वन, कि फुल स्केल रीडिंग 100 वोल्ट दे रखा है, तो फुल स्केल वैल्यू दैट इज 100 वोल्ट इज 0.5%, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू, फर्स्ट वन के लिए ले रहा हूं मैं, दैट इज द लिमिटिंग एरर क्रॉस फुल स्केल रीडिंग दैट इज 100, दैट इज 100, बट इंडिविजुअल जो रीडिंग है एक्चुअल वैल्यू दैट इज 80, 20 एंड 50, तो दैट इज द लिमिटिंग एरर पहले निकाल लीजिए, दैट इज 100 क्रॉस 100, दैट इज कट गया, तो लिमिटिंग एरर फर्स्ट वन के लिए मेरा 0.5 आ रहा है, ठीक, लिमिटिंग एरर 0.5, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर आप फाइंड आउट कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम लोग इजीली परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा, दैट इज 0.5 क्रॉस फर्स्ट वन का निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वन का 0.5 का इसका फुल जो एक्चुअल रीडिंग है दैट इज 80, 0.5 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाई 80, ये जो आएगा दैट इज द फर्स्ट वन के लिए, दैट इज द लिमिटिंग एरर फॉर फर्स्ट वन, सबके लिए कर लो। सिमिलरली इस कितना आ रहा है बताइएगा। हेलो, देखिए चीज़ें थोड़ा मतलब 2 to 3 स्टेप, आई थिंक ये गेट का क्वेश्चन है, मैं वही गेट या ये इसका क्वेश्चन ही कॉपी मारा हूँ और कहीं से कॉपी नहीं मारा हूँ, तो गेट का आई थिंक होगा, तो इसलिए इसने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है चीज़ों को। ये कितना आ रहा है बताइएगा, तो ये आ जाएगा आपको परसेंटेज में। सिमिलरली लिमिटिंग एरर फॉर 2 के लिए निकालिएगा, तो 2 के लिए पहले तो सेम लिमिटिंग एरर फॉर 2 आप कर सकते हैं, ग्रॉस एक्यूरेसी एरर दैट इज 1 के लिए अभी सोल्व किए हैं सब, तो ग्रॉस एक्यूरेसी एरर फॉर 2, ग्रॉस एक्यूरेसी एरर कर सकते हैं दैट इज 2 के लिए, तो लिमिटिंग एरर फॉर 2 क्रॉस लिमिटिंग एरर क्रॉस डिवाइडेड बाय फुल स्केल रेंज क्रॉस 100। चलिए, तो इसको लिमिटिंग एरर 2 कितना होगा, लिमिटिंग एरर 2 फुल स्केल रेंज इसका भी 100, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में पूरा क्लियरली कि 100 बीइंग द फुल स्केल रेंज वैल्यू फॉर ऑल 3, तीनों के लिए एक्स बाई जेड के लिए, इसको आप कह सकते हैं एक्स भी सबवर्डर मार रहे हैं, तो डेट इज एक्स के लिए लिमिटिंग एरर, डेट इज बाई के लिए ग्रॉस एक्यूरेसी एरर, तो बाई के लिए लिमिटिंग एरर, ठीक। तो टोटल आपको दे रखा है तीनों के लिए फुल स्केल रेंज इतना है, तो सेकंड वन का कितना है, डेट इज 1% एक्यूरेसी, तो 1 दैट इज द लिमिटिंग एरर इक्वल टू 1 क्रॉस फुल स्केल रेंज 100 डिवाइडेड बाय 100, तो डेट इज द ई ऑल्सो 1। इसका परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर 2 के लिए कितना होगा बताइएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कितना फुल स्केल रीडिंग दैट इज 20 क्रॉस 100, दैट इज 5, कितना 5%। फर्स्ट वन का कितना है, अभी तक नहीं किया, हेलो 0.625%। सेकंड वन का 5% मेरा आ रहा है यो, ठीक। अब लिमिटिंग एरर थर्ड के लिए आप निकालिए, लिमिटिंग एरर थर्ड के लिए कितना आ रहा है, 2 मैं बता दिया, थर्ड के लिए आप निकालिए। इसका एक्यूरेसी दे रखा है डेट इज 1.5 और फुल स्केल रीडिंग तो सेम ही है 100, तो आप कह सकते हैं फुल स्केल 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, तो लिमिटिंग एरर जो दे रखा है डेट इज द सिंपल लिमिटिंग। इसको ऊपर क्लीन करता हूँ मैं थोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में अच्छा लगता है। चलिए, थर्ड वन का है लिमिटिंग एरर ग्राउंड एक्यूरेसी, थर्ड वन के लिए कितना दे रखा है, थर्ड वन कहें तो जेड है,
मल्टीप्लिकेशन मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ कौन एक्स कौन वाई कौन जेड है, क्योंकि ऑल डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो सिंपल जो एरर परसेंटेज में हम लोग लिमिटिंग एरर निकालेंगे, सबको एडिशन होता है। सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहता है तो लिमिटिंग एरर ऐड होता है, तो तीनों को इंडिविजुअल निकाल लूंगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहता तो 1 बाई 1 ध्यान से करते, बट मल्टीप्लिकेशन है तो फाइनल तो हम लोग जान ही रहे हैं कि लिमिटिंग एरर आएगा, तीनों के एडिशन आ जाएगा मेरा, ठीक। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जिससे तो कर रहा हूँ डेट तो पहला के लिए किया यानी एक्स के लिए कर रहा हूँ, सेकंड के लिए कर रहा किया यानी बाई के लिए किया हूँ, अगर थर्ड में कर रहा हूँ अभी डेट इज द जेड के लिए करूंगा। तो ग्राउंड एक्यूरेसी फॉर द थर्ड कहें तो दैट इज द 1.5%। फुल स्केल रीडिंग 100 है तो 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है मेरा दोनों में, ठीक। तो दैट इज द 1.5, तो आप कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो लिमिटिंग एरर फॉर द थर्ड। अब लिमिटिंग एरर फॉर द थर्ड है तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर फॉर द थर्ड कितना होगा, जितना 1.5 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाई फुल स्केल रीडिंग ऑफ द थर्ड वर्ग कितना है, फुल स्केल रीडिंग तीसरा के लिए कितना है बोलिए। अरे कैसे ऐसे चलेगा भैया, दैट इज द 50 कितना आ रहा है आपको 52 यानी 3%, ठीक। आप तीनों निकाल लिए, वन इज द एक्स के लिए निकालनी है 0.625, वाई के लिए निकालनी है 5%, जेड के लिए निकालनी है 3%, और तीनों का ऐड कर दिए 5 और 3 8 और 8.625 जो भी आएगा इस प्रकार से आपको आंसर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो मैं नहीं कर सकता कुछ, आपको देखना है 6 to 5%, तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही आपको निकालना है। 8 पॉइंट कहाँ डिलीट हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन पे चले गए हम। जा रहा है। एक मिनट कहाँ चला गया क्वेश्चन जी, हाँ यहाँ पे। तो जो भी आंसर आएगा तो आपको ये हो जाएगा 8.625%। ओके, चलिए अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो नहीं कर सकते, आई थिंक गेट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा गेट का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वन पे किया जाए, चलिए बस एक स्लाइड और है आई थिंक। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम, रीड कीजिए क्वेश्चन, रीड कर पा रहे हैं या तो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। जूम करने के बाद भी क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ मैं अभी जब फोन किया हूँ आपको उसके बाद एक बंदे के बुलाकर बनवाया हूँ सबको फोटो खिंचवा कर, मेरे से बन नहीं रहा है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है कल, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। The measurement of the system shown in the figure is 3 subsystem in the cascade which carries a specified G1, G2 and G1 by G3. The relative small error associated with the each respective certain G1, G2 and G3 are the E1, E2 and E3. The error associated with the आउटपुट के साथ जो error आपको है वो क्या होगा। तो हम लोग सिंपल जानते हैं, आप लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, दैट इज द आउटपुट इज इक्वल टू नथिंग, आउटपुट दैट वन ट्रांसफर फंक्शन होता है। कंट्रोल पढ़े हैं आप लोग? यस सर। हाँ, दैट इज द, तो कंट्रोल पढ़ोगे तो वन इज द ट्रांसफर फंक्शन होता है, दैट इज द आउटपुट अपॉन, पढ़े हैं तो इसको मैं बताऊंगा, नहीं पढ़े तो नहीं बताऊंगा। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो आउटपुट हमारा जो सिंपल होता है दैट इज द आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। ओके, और सेकंड वन अगर ट्रांसफर फंक्शन हमारा G1, G2 वगैरह वगैरह कुछ भी अगर सिंपल कैस्केडेड है तो उसका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन जो आता है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल आता है। इक्विवेलेंट जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सब इसको T1 है फर्स्ट सिस्टम के लिए, T2 और सेकंड सिस्टम के लिए, T3 है थर्ड सिस्टम के लिए, और कैस्केडेड है, ठीक। इन द सेंस आप कह सकते हैं दो सीरीज में दिख रहा है दैट इज द ओके, बट सीरीज और कैस्केडेड दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए, तो इक्विवेलेंट जो T हो ट्रांसफर फंक्शन होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज द T1 इंटू T2 प्लस T3। तो इस सिस्टम के लिए जो आउटपुट होगा, तो इनपुट कुछ ने आपने अप्लाई किया है तो आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, दैट इज द G1 इंटू G2 इंटू 1 बाई G3 इंटू इनपुट, ठीक। तो इनपुट तो आप कुछ तो अप्लाई किया होगा तो जो एरर मिलेगा, एरर आपको दे रखा है तो इनपुट में तो एरर नहीं दे रखा है दैट इज द ओके, तो
तो इधर जो फाइनली आपको आउटपुट में मिलेगा तो दे रखा है कि फर्स्ट वन के लिए इधर E1 है, सेकंड के लिए E2 है, थर्ड वन के लिए E3 है। तो फाइनली अब जो प्रीवियस कर रहे थे W इक्वल टू एक्स बाई अपॉन जेड वाला कंडीशन, वही कंडीशन आपको क्रिएट हो रहा है। हो रहा है क्या? G1 इंटू G2 डिवाइड बाई G3 हो रहा है। तो आपको परसेंटेज लिमिटिंग एरर होगा, क्या हो जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो भी कहें वो क्या होगा? दैट इज द दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों सबका ऐड हो जाएगा। तो दैट इज द एरर आर इन द E1 E2 एंड E3। अब मेरे को परसेंटेज में लिखा है क्या? इन द फिगर शोन इन द फिगर कैस्केडेड गेन आर द इतना G1 G2 एंड G3 ओके द रिलेटिव सब G1 G2 आर द इतना इतना, और दे नहीं रखा परसेंटेज इस प्रकार से, बट कह रखा है द रिस्पेक्टिव सिस्टम इतना इतना आर द ऑप्शन इधर इधर E1 E2 एंड E3। और बट आंसर से हमको ऑप्शन से दिख रहा है दैट इज द कि हमारा परसेंटेज इधर नहीं है, क्योंकि दैट इज द एक में सब्ट्रैक्शन कर रहा है, सेकंड में फिर सब्ट्रैक्शन कर रहा है, किस प्रकार से दे रहा है कि जो भी आपका फाइनल इक्विवेलेंट आ रहा है उस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इधर अंडरस्टूड समझने का यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि G1 का ER1 है, E1 E2 का भी हमारा परसेंटेज ही है, दैट इज द E2 G2 का, थर्ड वन G3 का E3, तब डिवीजन में भी होता है तो मेरा एडिशन में होता है, दैट इज द E3, दैट इज आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, किन्हीं का कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए स्लाइड बच रहा है क्या? चलिए इसको आप रेंज निकाल लीजिएगा, दैट इज द दे रखा है ब्रिज। चलिए क्वेश्चन बड़ा करूँ क्या? चलिए रीड कीजिए। When a beat stone bridge shown in the figure is used to find the value of resistor RX वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि ब्रिज है तो ब्रिज का अपोजिट जो आर्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, दैट इज द R2 इंटू एक्स RX। आप फॉर्मूले कभी नहीं याद किया कीजिए कि हाँ R बराबर क्या होता है, आप कैसे भी पहली करा देता है तो फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होते हैं। सिंपल जो बेसिक प्रिंसिपल बीट स्टोन ब्रिज है या केल्विन ब्रिज है जो भी है और लॉस चार्ज मेथड है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको याद किया कीजिए और मतलब ध्यान में रखा कीजिए, जिससे बेटर होता है। तो बीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होने के लिए, अब बैलेंस में रहेगा तभी मेरा मेजर जो रेजिस्टेंस जिसको मेजर करना है वो मेजर कर सकते हैं। तो उसका अपोजिट आर्म का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, दैट इज द R2 इंटू RX इक्वल टू R1 है क्या? दैट इज द R2 इंटू R3 जो भी है, नहीं दिख रहा है तो R2 इंटू R3 ही ले लीजिए। RX का वैल्यू निकालना है, दैट इज द R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1। ठीक, सबका परसेंटेज इधर दे रखा है, दैट इज द इन द फिगर्स यूज्ड इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर RX इनकलमेंट में इंडिकेट जीरो करेंट when R1 is the 50, R2 is the 65, R3 is the 100. If the R3 is known with the 5% of the tolerance on its nominal value is 100 ohm. ठीक, what is the range of the RX in the ohm? ये बोल रहा है कि कोई में और इरर नहीं है, दैट इज R1 R2 में कोई इरर नहीं देख रखा है, ये R1 R2 का जो भी वैल्यू है R1 इक्वल टू 50 आपका है, ठीक, R2 इक्वल टू आपको 65 है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी, मैं भी रीड करने में दिक्कत हो जाएगा तो आंसर दिक्कत आ जाएगा। shown in the figure used in the find the value of resistor RX, the galvanometer G indicates zero current when the R1 R2 and R3 is the 100 ohm. If R3 is the known is the only R3 मेरा वेरी कर रहा है, R3 का जो इरर दे रखा है दैट इज द कितना 100 प्लस माइनस कितना परसेंटेज है 5%। किसी कोई डाउट? चलिए, आपको R1 मालूम है, R2 मालूम है, R3 मालूम है, ठीक, तो एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो R1 प्लस दैट इज द 50 आप सेकंड में भी कर सकते हैं, जैसे उस क्वेश्चन को किया था कि सबका एक्चुअल वैल्यू ले, जैसे इसका एक मिनिमम वैल्यू आएगा 5% है तो 95 ले लो एक बार सेकंड टाइम से 105 ले लो, ठीक, 5% है तो इजीली फाइंड आउट हो रहा है 95 105, तो दोनों बार दो लिखकर बना लो वो भी ठीक है, नहीं तो सेकंड वन ओनली वन का दे रखा है, प्लस माइनस का कोई झंझट है नहीं, ऑल आर द मल्टीप्लिकेशन। तो R2 इक्वल टू कितना है आपका है, R2 इक्वल टू 65 एंड R3 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई R1 कितना है दैट इज द 50, ये आपको RX एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा और इधर जो है ओनली दैट इज द 100 वाला में है, तो
5%, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सब है, तो इसका एरर मान के चल रहा हूँ डेट इधर 0%, इसका एरर 0%, इसका एरर 5%, तो इक्विवेलेंट जो एरर आएगा डेट इधर 5%, तो प्लस माइनस 5% एडिशन करके, तो एक्चुअल वैल्यू से आप रेंज ले लीजिएगा, उसका जो भी आ रहा है आप कर लीजिए। 65 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ रहा है बताइएगा। तो 50 दूनी आई थिंक 2 130 का प्लस माइनस 5%, तो 130 का 5% एक बार प्लस एक बार माइनस जो भी आएगा वो रेंज आ जाएगा। तो 130 का 5% निकालिए, कैंसिल आउट, और 6.5 यानी 130 प्लस माइनस 6.5, तो एक लोअर वैल्यू एक 6.5, तो यानी कि 123.5 और 136.5 ऑप्शन नंबर ए आई थिंक होगा। किसी को समझने में दिक्कत है इसको? नो सर। चलिए कुछ थोड़ा सा और नो सर। एक क्वेश्चन और, चलिए नेक्स्ट वन है आपका, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए पढ़िए, तब इसको पढ़िए और बनाइए, तो बहुत क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, बताइए और मेरे को आंसर बताइए इसको, इजी क्वेश्चन है। द फॉलोइंग मेजरमेंट आर ऑब्टेन ऑन द सिंगल फेज लोड आपको V इजकल टू, चलिए बना ही देता हूँ, V इजकल टू 220 वोल्ट है, प्लस माइनस 1%, सेकंड वन दे रखा है, I इजकल टू 50 प्लस माइनस 1%, ठीक, W इजकल टू 555 प्लस माइनस 2%, ठीक। If the power factor is calculated using the measurement, the worst case error in the calculation of power factor, आपने पावर फैक्टर कैलकुलेट किया है, डेट इज द पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई कैलकुलेट किया है, तो वर्स्ट केस में यानी कि सबसे खराब कंडीशन जो मेरा होगा, उस केस में आपको पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर मेरा कौन ज़्यादा बेटर होता है, हाई पावर फैक्टर होता है वो बेटर होता है, या लो पावर फैक्टर होता है वो बेटर होता है, बता सकते हैं। वर्स्ट को सिनारियो किसको कह सकते हैं पावर फैक्टर को? हेलो, हाईएस्ट पावर फैक्टर को हाईएस्ट पावर फैक्टर को वर्स्ट के सिनारियो कहेंगे हम लोग, हाँ? एक के पास ना हो सर। देखिए, पावर फैक्टर इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन और वोल्टेज एंड करंट का फेज का डिफरेंस है, उसको हम लोग इसको एंगल को पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, ठीक। इफ हाई है दैट इज द पावर फैक्टर एंगल मेरा ज़्यादा होगा तो बेटर होगा या कम होगा तो बेटर होगा। तो पावर फैक्टर अगर वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि पावर फैक्टर बेटर पावर फैक्टर है। तो फाई इजकल टू 0 होगा तो हमारा बेटर पावर फैक्टर होगा, और उस समय कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जिस समय पावर फैक्टर एंगल 0 हो रहा होगा तब पावर फैक्टर आपको 1, तो यूनिटी पावर फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कि डेट इज द हमारा बेटर और वर्स्ट सिनारियो में आप कह सकते हैं 90 डिग्री लैगिंग और 90 डिग्री लीडिंग। आपने पावर सिस्टम पढ़ा है क्या? पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं उस समय क्या बोलते हैं, एक कंपनसेशन टॉपिक है, कभी बस इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरव्यू आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट आ सके। तो पावर सिस्टम आपने पढ़ा है 5th से में, आई होप। हेलो, तो उस समय उसमें एक आपका टॉपिक होगा डेट इज द कंपनसेशन टॉपिक। तो कंपनसेशन में हम लोग यही करते हैं कि आपको पावर फैक्टर समथिंग दिया हुआ रहता है कि 0.8 पावर फैक्टर है, उस समय आपको रिएक्टिव पावर 0.8 पावर फैक्टर के समय आपको रिएक्टिव पावर या तो कम्प्लेक्स पावर कुछ आपका है, तो उसको अगर यूनिटी पावर फैक्टर बनाना हुआ, डेट इज द अपोजिट बन गया, कोई बात नहीं, और उसका यूनिटी पावर फैक्टर बनाने के लिए कितना रिएक्टिव पावर की और ज़रूरत है, तो यूनिटी इसलिए बनाते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर एज ए हमारा अच्छा कंडीशन होता है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में हमारा इस कंडीशन के लिए कह सकते हैं कि जितना लोवेस्ट पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन का मतलब है द वर्स्ट केस एरर इन द कैलकुलेटेड पावर फैक्टर इज, यानी वर्स्ट के सिनेरियो में आपको पावर फैक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इन द सेंस हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है
उससे आपको पावर फैक्टर निकालना है। और पावर फैक्टर इन द, क्योंकि वोल्टेज करंट ईरर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पावर फैक्टर के इन परसेंटेज के फॉर्म में है, समथिंग कुछ भी पावर फैक्टर आया, दैट इज द पावर फैक्टर प्लस माइनस x% बाई परसेंट ईरर। तो जो एक बाई परसेंट ईरर आ रहा है, तो जो लो पावर फैक्टर होगा यानी पावर फैक्टर माइनस बाई परसेंट वाला आपको आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए P इजकल टू हम लोग सिंपल जानते हैं, पावर दे रखा है 550 इंटू 2%, P इजकल टू VI cos 5 होता है आपको, cos 5 इधर नथिंग, आपको इसी को पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो पावर फैक्टर इजकल टू P डिवाइडेड बाई VI। चलिए तो इसका आपको इधर कितना होगा, इधर सब आपको देख रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है, ऑल्सो डिवीजन में, तो परसेंटेज में इधर दे रखा है, तो इधर आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा। जितना भी परसेंटेज में दे रखा है सबका एडिशन, वो 1%, वो 1%, 2%, यानी प्लस माइनस 4%, ठीक। एक्चुअल वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज द 555, एक मिनट मैं कर रहा हूँ ना, 555 डिवाइडेड बाई 220 क्रॉस कितना 50, कितना आ रहा है वैल्यू, कैलकुलेट कीजिएगा, 0.50 कितना 0.50 प्लस माइनस 5%, सॉरी 4%। वर्स्ट केस सिनारियो का है, उस केस में क्या है, यानी 2 आ रहा है ऑप्शन आपको, ठीक। तो वर्स्ट केस सिनारियो में आप जो लीजिएगा 0.5 माइनस 4%, 4%, तो 0.5 माइनस 4% कितना होगा, यानी 0.5 का 4% कहें तो दैट इज 0.5 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज ओके 10, कितना हो जाएगा 5 को 20, तो ये कैंसिल आउट, यानी 0.5 माइनस 0.02 जो भी आएगा, आई थिंक 0.46 हाँ जो भी आ रहा है 0.46, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन दूंगा मैं, किसी न किसी कहीं ना कहीं से टापूंगा ही मैं क्वेश्चन। अब मैं जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम, तो मैं खुद सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, और उसका क्या एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आप जो अभी कराया हूँ ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। मे बी ऑप्शन में टॉर्क इक्वेशन या तो कुछ इस प्रकार का जो भी अभी तक आया है, उसका कुछ 2-4 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन मैं दूंगा, और आई होप मेरा हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं रहेगा, नहीं तो किसी न किसी बुक का अब डायरेक्ट कॉपी रहेगा ना। तो पहले मैं करता था कि उस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके मैं खुद से सोल्व करके ऑप्शन दिया करता था, बट ऐसा अब नहीं हो पाएगा आई होप। तो इसी प्रकार के रहेगा जो मैं अभी किया हूँ ना, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, आप समझ लिए होंगे। सर ये स्लाइड भेज दें, क्वेश्चन सर ज्यादा हो जाएगा वो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है 20 क्वेश्चन, तो मतलब कि डैट इज एक सिंपल हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। जैसे आपको RSS निकालना था, शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, तो इसी में आपको PMC में से ही 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा। आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपको केल्विन डबल ब्रिज हो गया, तो ये सब थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगा, तो थ्योरी क्वेश्चन तो नेट पे कर लीजिएगा, तो हमें भी मालूम है। और बाकी न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा वो इसी को तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सेल्फ से, तो उतना कर सकते हैं। और खुद को न्यूमेरिकल